राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे पाठ 20 झांसी की रानी। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 19 पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बता दें, सबसे पहले मैं सस्वर वाचन करूंगा। सस्वर वाचन के बाद शब्दार्थ बताऊंगा। शब्दार्थ के बाद लेखक के बारे में, लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बताऊंगा। फिर उसके बाद सारांश बताऊंगा और फिर प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। पाठ 20 झांसी की रानी। प्रस्तुत पाठ वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी से लिया गया है। इसमें अंग्रेजों के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध का वर्णन है। मुंदरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पाए हुए आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। मुंदर, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह, जहाँ उनकी आज्ञा होगी वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूँगा। मुंदर, मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल निकट ही रहें। मुझे लगता है मैं आज मारी जाऊंगी। आपके निकट होने से शांति मिलेगी। रघुनाथ सिंह, मैं भी नहीं बचूंगा। रानी साहब को किसी प्रकार सुरक्षित रखना है। मैं तुम्हें तुरंत ही स्वर्ग में मिलूंगा। केवल आगे पीछे की बात है। वह सूखी हंसी हंसा। मुंदर ने रघुनाथ सिंह की ओर आंसू भरी आंखों से देखा। कुछ कहने के लिए होठ हिले। रघुनाथ सिंह की आंखें भी धुंधली हुई। दूर से दुश्मन के बिगुल की झाई कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और उसके ओठ में जल्दी जल्दी आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया और दोनों शरबत लिए और रानी के पास पहुँचे। मुंदर ने जूही को पिलाया। रघुनाथ सिंह ने रानी को अंग्रेजों के बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ। गोला सन्ना आकर ऊपर से निकल गया। रानी दूसरा कटोरा नहीं पी सकी। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर यह विधर्मी मेरी देह को छूने न पाए। बस घोड़ा लाओ। मुंदर घोड़े ले आई। उसकी आंखें छलछला रही थी। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों का धड़ाका हुआ। रानी मुस्कुराई, बोली, यह तात्या के तोपों का जवाब है। मुंदर के छलछलाती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है। मुंदर, जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय ही नहीं है। इसी से काम निकालूंगी। जूही के सिर पर हाथ फेर कर कही, जा जूही, अपने तोप खाने पर छका तो दे इन बैरियों को आज। जूही ने प्रणाम किया। जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको ना दिखला पाई। खैर, इतने में सूरज का उदय हुआ। सूरज की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को प्रदीप्त किया। उनके नेत्रों की ज्योत दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरो का कंठा दमक उठा और चमक को पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब का। रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटने पूर्व और दक्षिण के बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों को कई दिशाओं में आक्रमण की योजना की। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थी। हुजर सवारों ने पहला हमला कड़ाबीन बंदूकों से किया। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। रानी ने आक्रमण करके हुजर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर के सवारों की बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए। काफी समय हो गया।
परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चा से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। जूही की तोपें गजब ढा रही थे। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजर सवार बढ़ते जाते थे, मरते जाते थे, परंतु उन्होंने इस तरह की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रिस रिस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। घाट में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता था। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करो। इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूल धूसरित प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट ने चकाचौंध पैदा कर दी। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियरी सेना के पर पक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के 2 मोर्चे छिन गए हैं और अंग्रेज उनमें से घुसने लगे हैं। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। उसको स्थिति संभालने की आज्ञा देकर वह एक और बढ़ी। उधर सवार जूही के तोप खाने पर जा टूटे। जूही तलवार से भिड़ गई, घिर गई और मारी गई, परंतु शत्रु की तलवार जिसे चीरने में असमर्थ रही वह थी जूही की तीक्ष्ण मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर अनंत दिव्यता की गोद में खेल गई। वर्दी के कट जाने पर हुजरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध किया। इतने में ही ब्रिगेडियर एस्विन ने अपने छिपे हुए पैदलों को छिपे हुए स्थानों से निकाला। वह संगी ने सीधे किए रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर 2 पार्श्वों से झपटे। पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई, उसके पैर उखड़े, भाग उठी। रानी ने प्रोत्साहन उत्तेजना दिया, परंतु उनके और उस भागती हुई पलटन के बीच में गोरों की संगीने और हुजरों के घोड़े आ चुके थे। अंग्रेजों की कड़ाबीने संगीने और तोपें पेशवाई सेना का संहार कर उठी। पेशवा की 2 तोपें भी उन लोगों ने छीन ली। अंग्रेजी सेना बाढ़ पर आई हुई नदी की तरह बढ़ने और फैलने लगी। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगे। ना कड़ाबीन की परवाह, ना संगीन का भय, और तलवार तो मानो उनको ईश्वरीय देन थी। उस तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। मिलान लगभग असंभव था, क्योंकि उस भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में बहुसंख्यक हुजर सवार और संगीन बरदार पैदल थे, परंतु उन बचे खुचे लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों को आड़ बनाई। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोन रेखा नाला था। आगे चलकर बाबा गंगादास की कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख, पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन सब के चारों तरफ घेरा डाल दिया। सिमट सिमट कर उस घेरे को कम करते जा रहे थे, परंतु रानी की दुहत्थी तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी। पीछे के वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। उसी समय तात्या ने रुहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में होकर भी बच निकलने के रण विद्या का पारंगत पंडित था। अंग्रेज थोड़े से
सवारों को लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलंब था। लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया। रानी के हाथ केवल 4 सरदार और उनके तलवारें रह गई। पीछे से कड़ाबीन और तलवार वाले 10-15 गोरे सवार अंग्रेज, कुछ संगीन वाले गोरे पैदल। रानी ने पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद तलवार से अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम कर रहे थे और एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर की रक्षा की चिंता में बर्ताव करके लड़ रहे थे। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा किया और वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करके आगे बढ़ने लगी। एक संगीन बरदार की हूल रानी के सीने के नीचे पड़ी। उन्होंने उसी समय तलवार से उस संगीन बरदार को खत्म कर दिया। हूल करारी थी परंतु आते बच गई। रानी ने सोचा, स्वराज्य की नींव बनने जा रही हूँ। रानी को खून बह निकला। उस संगीन बरदार के खत्म होते ही बाकी भागे। रानी आगे निकल गई। उनके साथी भी दाएं बाएं और पीछे 8-10 गोरे घुड़सवार उनको पछियाते हुए रघुनाथ सिंह पास थे। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज न छूने पावें। गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया और वह भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, भाई साहब मैं मरी, मेरी देह भगवान। इतना कह पाई। अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा। रघुनाथ सिंह ने कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वह न छूने पाए। और वह घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों पर तलवारों की बौछार करने लगी। कई कटे मुंदर को मारने वाला मारा गया। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। गुल मोहम्मद बाकी सवारों से उलझा। रानी ने फिर सोरेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ हो गया। अंग्रेज सवार 4-5 रह गए थे। गुल मोहम्मद उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो लिया। रानी तेजी के साथ नाले पार आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गया। रानी ने पुचकारा, कई प्रयत्न किए परंतु सब व्यर्थ। वह अंग्रेज सवार आ पहुँचे। एक गोरे ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दागी। गोली उनकी बाईं जांघ में पड़ी। वह गले में मोती हीरे का दमदमाता हुआ कंठा पहने हुए थी। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया कि अब कंठा मेरा हुआ। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंककर घोड़े की लगाम पकड़ी और दूसरी जांघ तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आया। रानी ने बाएं हाथ से वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे से एक और सवार निकल पड़ा। रानी ने आगे बढ़ने के लिए फिर एक पैर की एड़ लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह दोनों पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी, बहुत पीड़ा थी। खून के फव्वारे पेट और जांघ के घाव से छूट रहे थे। गुल मोहम्मद आगे बढ़े और अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुंचने के पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पर किया। वह उनके दाईं ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और आग बाहर निकल पड़ी। इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट दिया। गुल मोहम्मद ने उस सवार के ऊपर कसकर अपना भरपूर हाथ छोड़ा। उसके 2 टुकड़े हो गए। बाकी 2-3 अंग्रेज सवार बचे थे, उन पर गुल मोहम्मद
बिजली की तरह टूटा। उसने एक को घायल कर दिया, दूसरे के घोड़े को लगभग अधमरा कर दिया। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहाँ कोई शत्रु न था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए हैं। दिन भर के थके मांदे, भूखे प्यासे, धूल और खून में सने हुए गुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेर कर कहा, खुदा पाक परवरदिगार रहम रहम। रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी को घोड़े पर से संभाल कर उतारा। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो, सूर्यास्त होना ही चाहता है। देशमुख का गला रुंधा था। बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, रो मत। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह के सहायता से रानी को संभाल कर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने गुल मोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, इस प्रकार इस कमजोरी से काम और बिगड़ेगा। याद कीजिए अपने मालिक ने क्या कहा था, अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आप गए तो रानी साहब के देह का क्या होगा। गुल मोहम्मद चौक पड़ा। ये चैक नहीं, ये चौक है। चौक पड़ा। साफे के छोर से आंसू पोछे। गला बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वह सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटी पर पहुँचे। द्रुत गति यानी तीव्र गति से। इसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ये वृंदावन लाल वर्मा लेखक का चित्र है। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी सन 1889 ईस्वी को मऊ रानीपुर झांसी में हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने झांसी में ही रहकर वकालत आरंभ की। छात्र जीवन से ही उन्होंने लिखना आरंभ किया और जीवन पर्यंत लिखते रहे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं गढ़कुंडार, लगन, संगम, विराट की पद्मिनी, मुसाहिब जो, झांसी की रानी, मृगनयनी, उपन्यास, धीरे धीरे, राखी की लाज, जहांदार शाह, मंगलसूत्र, नाटक, शरणागत, कलाकार का दंड, कहानी संग्रह है। वृंदावन लाल वर्मा को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के साहित्य पुरस्कार, डालमिया साहित्य पुरस्कार, संसद, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग आदि के सर्वोच्चतम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनके मृत्यु 23 फरवरी सन 1969 ईस्वी को हुई। तो इनके ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि झांसी की रानी के लेखक कौन है, या इसमें से कोई रचना दे करके पूछा जा सकता है कि इसके रचनाकार, इसके लेखक कौन है, ये किसकी कृति है। पूछा जा सकता है वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, या इनसे संबंधित और बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो इसमें दिए गए हैं। और शब्दार्थ देख लें। बिगुल, बिगुल का अर्थ होता है सेना या पुलिस में सिपाहियों को एकत्र करने के लिए बजाया जाने वाला तुरही के ढंग का बाजा। नवाकर, झुकाकर, विधर्मी, स्वधर्म के विपरीत आचरण करने वाला। भासमान, प्रकाशित, कंठा, बड़े मनकों की माला जो गले में सटी रहती है। हुजर, अश्वारोही, घुड़सवार। कुमुक, किसी सेना की सहायतार्थ भेजी हुई सेना। संगीन, एक प्रकार का नोकदार हथियार। पार्श्व, दाएं बाएं का भाग, अगल बगल। अवशिष्ट, बचा हुआ, बाकी। नगण्य, जो गणना में न हो आ सके। तुच्छ, क्षुद्र। व्यूह, सैनिकों को युद्धभूमि में उपयुक्त स्थान पर रखना, विधि पूर्वक रखना। पारंगत, निपुण। दक्ष, बरकाव, बचाव। फूल, लंबी कटार, दो धारा छुरी। आवेश, जोश, गुस्सा। विलंब, देर। द्रुतगत, तेज रफ्तार। इसका सारांश जाने। अंग्रेजों का बिगुल रानी के कान में सुनाई दिया। तोपों का धड़ाका हुआ, सूरज निकल चुका था। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को मेरी पीठ पर बांधो, इसको सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना।
ध्यान रखना अंग्रेज सैनिक मेरी देह को ना छू पाए। रानी ने जूही को तोप खाने पर जाने के लिए कहा, फिर घोड़े को एड़ लगाई। रानी पूर्व की ओर झपटी। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए। रानी के पीछे पैदल सैनिक। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने सेना से मिलने के लिए मुड़ी। दांतों में लगाम थाम कर रानी ने दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग प्रशस्त किया, अपना मार्ग बनाया, रास्ता बनाया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोन रेखा नाला था। मुंदर रानी के साथ थी रघुनाथ सिंह, रामचंद्र देशमुख और 20-25 लाल कुर्ती सवार रानी को घेरे थे। अंग्रेज घेरे को कम करते जा रहे थे। उसी समय तात्या ने रोहेली और अवधी सैनिकों की मदद से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार कर दिया। अंग्रेज रानी को छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ देर थी। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनके तलवारें रह गई। रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बचाव करके लड़ रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर की ओर इशारा किया और स्वयं एक संगीन वरदार को मारकर आगे बढ़ी। 8-10 गोरे सवार रानी के पीछे थे। रानी ने कहा, मेरे शरीर को अंग्रेज न छूने पाए। गुल मोहम्मद ने समझ लिया। वह और भी जोर से लड़ा। भाई साहब, मैं मेरे शब्दों के साथ एक अंग्रेज की पिस्तौल से मुंदर का अंत हो गया। रघुनाथ सिंह मुंदर के शव को पीठ पर कसकर घोड़े पर रघुनाथ सिंह मुंदर के शव को पीठ पर कसकर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। रानी तेजी के साथ सोन रेखा नाले पर आ गई। घोड़ा अड़ गया। नाला पार न हो सका, इसलिए अंग्रेज सवार आ पहुंचे। रानी ने आगे बढ़ने नाला पार न हो सकी। अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक गोरे की गोली से रानी की बाईं जांघ में पड़ी। रानी ने आगे बढ़ने के लिए एक पैर से एड़ लगाई। घोड़ा अड़ा रहा और दोनों पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुंचने से पहले ही रानी पर वार कर दिया, जिससे उसके पीछे का अर्थात सिर का हिस्सा कट गया। गुल मोहम्मद बाकी के 2-3 सवारों पर टूट पड़ा, जो मैदान छोड़कर भाग गए। रामचंद्र देशमुख ने घोड़े से गिरती रानी को संभाला। दामोदर राव अपनी माता को घायल अवस्था में देखकर रोने लगा। वह रानी के देह को अंग्रेजों से बचाने के लिए तेज रफ्तार से बाबा गंगादास की कुटी में पहुंच गए। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। कुछ करने को। इस पाठ में कुछ वीरांगनाओं के नाम आए हैं। पुस्तक से अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ और वीरांगनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करके कक्षा में या बाल सभा में चर्चा कीजिए। तो आइए अब आपको मैं कुछ वीरांगनाओं के बारे में बता जरूर देता हूँ। देखिए, वैसे आप जो एकत्र करेंगे एकत्र करिएगा, लेकिन मैं कुछ वीरांगनाओं के बारे में यहाँ बता दे रहा हूँ। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, इनका जन्म 1778 ईस्वी में, मृत्यु 1929 ईस्वी में हुई। रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया। और दूसरे का लेते हैं, देखिए कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ का जन्म 1924 ईस्वी में, मृत्यु 1942 ईस्वी में। कनकलता बरुआ असम की रहने वाली थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कोर्ट परिसर और पुलिस स्टेशन के भवन पर भारत का तिरंगा फहराया, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आई। कनकलता बरुआ ने महज 17 साल की उम्र में जो शहादत दी, उसको देश हमेशा याद रखेगा। अब अगले वीरांगना को लेते हैं। वीरांगना झलकारी बाई देवी। वीरांगना झलकारी बाई देवी, इनका जन्म तो ज्ञात नहीं है, लेकिन मृत्यु
1857 ईस्वी में हुई। झलकारी बाई झांसी राज्य के एक बहादुर कृषक सदोआ की पुत्री थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी को झांसी के समीप भोजला नामक गांव में हुआ था। उसकी माता का नाम जमुना देवी था, जिसका अधिकांश समय प्रायः जंगल में ही काम करने में व्यतीत होता था। जंगलों में रहने के कारण ही झलकारी के पिता ने उसे घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा दिलवाई थी। कालांतर में उसकी शादी महारानी लक्ष्मीबाई के तोपचे पूरन सिंह के साथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के वेश में युद्ध करते हुए झलकारी बाई ने शहादत दे दी। उन्होंने तोपों से भी अंग्रेज़ों का सामना किया और तोप के गोले से ही उड़ा दी गई। अब हम लेते हैं अगली वीरांगना बेगम हजरत महल के बारे में। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में, मृत्यु 1879 ईस्वी में हुई। अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में सन 1984 में डाक टिकट भी जारी किया था। इसके अलावा हम और अगर लें तो लक्ष्मी सहगल, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को और मृत्यु 23 जुलाई 2012, और इसके अलावा सरोजनी नायडू, इनका जन्म 1879, मृत्यु 1949 ईस्वी में हुए। सुचेता कृपलानी, जन्म इनका 1908 ईस्वी, मृत्यु 1974 ईस्वी। ऐसे बहुत सारी वीरांगनाएं हैं जो स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के विषय में चर्चा किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो स्वतंत्रता में अपनी आहुति दी है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 2, झांसी की रानी से संबंधित कविताएं व लेख पढ़िए। तो लेख तो आप इसमें जो पढ़े ही, और कविताओं के बारे में आपको बता दें, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित कविता है झांसी की रानी। झांसी की रानी जिसे आपने खूब पढ़ा होगा, जिसमें पढ़ा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। फिर भी आपने पढ़ा है, मैंने तो केवल याद दिलाया है, और अगर नहीं पढ़ा भी है तो एक बार फिर से पढ़िएगा। और अब अगला देखिए, ये नंबर 3 है। विद्यालय में शिक्षक की सहायता से आवश्यकता अनुसार लाल कुर्ती ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड आदि का गठन करें और विद्यालय संबंधी क्रियाकलापों जैसे प्रार्थना, खेल कूद, स्वच्छता, मिड डे मील, सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने दायित्व का निर्वहन उत्कृष्टता के साथ कीजिए। तो वास्तव में ये तो यहाँ बनाने के बाद कहा ही गया है, लेकिन आपको ये पता पहले से ही है कि अपने विद्यालय में तो बहुत पहले से ही 4 सदन बनाए गए हैं, 4, और वह चारों सदन इन्हीं सभी अपने अपने माह में अपने अपने समय में जो जिसका समय रहता है, माह में जिस प्रकार से बंटवारा किया गया है और जिस प्रकार से है, और खेल कूद में भी ये सदन इसीलिए बनाए जाते हैं कि ताकि विद्यालय के कार्य क्रियाकलापों में वो जो है सहयोग कर सकें, और शिक्षणेतर क्रियाकलापों में तमाम जो भी हैं सभी में सहयोग करें। साथ में एक प्रकार से आपस में खेल खिला देने पर प्रतिस्पर्धा भी हो जाती है, कंपटीशन भी हो जाता है, आगे बढ़ने की ललक भी होती है। तो ठीक इस प्रकार से जो है, और इसे आप लोग जैसे भी हो सके और इसके अलावा भी करना चाहें कर सकें। वैसे ये केवल अपने ही विद्यालय की बात नहीं है, ये लगभग सभी विद्यालयों में सदन बनाए जाते हैं और उसमें लोग जो है इस प्रकार से भाग लेते हैं, कंपटीशन आदि कराए जाते हैं। किसका कितना बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है इसी के माध्यम से देखा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं विचार और कल्पना। और अब इसके बाद विचार और कल्पना का पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए नंबर 1 है, पाठ में किस समय की घटना का वर्णन किया गया है, इससे देश की दशा के बारे में क्या पता चलता है। तो ये अभी जान लीजिए। यह सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की घटना है। अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत भारतीय रजवाड़े बटे हुए थे।
उनमें फूट थी और एकता का अभाव था। अधिकतर जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। किसान व आम जनता दयनीय स्थिति में थी। अब नंबर 2 देख लेते हैं। झांसी की रानी के जीवन की कहानी संक्षेप में लिखिए। तो इस कहानी को देखिए, इसको आप संक्षेप में लिखिएगा। अब नंबर 3 है, देखिए युद्ध के अंतिम क्षणों में जब नया घोड़ा सोरेखा नाले पर अड़ गया, उस समय रानी लक्ष्मीबाई के मन में क्या विचार आए होंगे। तो देखिए, इस बात को तो सही नहीं जाना जा सकता कि क्या विचार आए होंगे, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। रानी के मन में देश पर बलिदान हो जाने की बेला पर विचार आया होगा कि वह स्वराज्य की नींव बनने जा रही है। और अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण युद्ध किया। यदि आपके दैनिक कार्यों और विद्यालयीय क्रियाकलापों में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करे तो आपको कैसा लगेगा और आप उसके लिए क्या करेंगे। तो वास्तव में अनावश्यक हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगेगा और मैं अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध करूंगा। तो शायद ऐसा ही आप भी करें, आप भी ऐसा ही करें। तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो सभी ऐसा ही करेंगे। अब देखिए, पाठ से दिया गया है, ये पाठ से जो प्रश्न दिए गए हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 है, मुंदर भाई उदास क्यों थे। तो मुंदर भाई को उस दिन युद्ध में मारे जाने का आभास हो गया था, इसलिए वह उदास थे। अब नंबर 2 है, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया। रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं। नंबर 3 है, यह हस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है। रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य क्यों कहा। इसका उत्तर हो जाएगा, रानी ने घोड़े को एड़ लगाई तो वह झिझका, इससे रानी को उसकी क्षमता पर संदेह हुआ, अतः रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य कहा। और नंबर 4 है, जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जूही ने अंग्रेज पर तोपों से गोले बरसाए और अंत में तलवार से लड़ाई करती हुई शहीद हो गई। और नंबर 5 है, देखें, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेज जनरल ने पैदल पलटने पूर्व और दक्षिण के बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों से कई दिशाओं में आक्रमण की योजना बनाई। और नंबर 6 है, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई। रानी का घोड़ा अड़ा और रानी नाला पार नहीं कर पाई, इसलिए रानी की पराजय हुई। और अब अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। कहा है, मेरी देह को, देखें, अंग्रेज सैनिक छूने न पाए। और फिर लाल कुर्ती सैनिक रानी की रक्षा कर रहे थे। गाय, दामोदर राव रानी का दत्तक पुत्र था। घा, अंग्रेजों से युद्ध में तात्या और राजपूत रानी का साथ दे रहे। तो ये जो निशान लगाए गए हैं, इनको इनमें बीच में भरना है। भाषा की बात, निम्नलिखित नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अंतिम का हो जाएगा प्रथम। सुरक्षित का हो जाएगा असुरक्षित। सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्योदय। विलंब का शीघ्र हो जाएगा। और अब नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आसमान का हो जाएगा आकाश, आसमान तारों से भरा है। कुमुक का अर्थ होता है सेना के सहायतार्थ भेजी गई सेना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। अवशिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ। अवशिष्ट सवार भाग गए। नगड़ का अर्थ हो जाएगा जो गणना में ना आए। अंग्रेज नगड़ संख्या में थे। प्रोत्साहन, उत्साह वृद्धि। जनरल वाक्य प्रयोग हो जाएगा, देखें,
ये तो प्रोत्साहन का उत्साह वृद्धि जो है अर्थ हुआ। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जनरल सैनिकों के प्रोत्साहन हेतु तत्पर थे। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। का रघुनाथ फुर्ती से घोड़े से उतरा और अपना साफा फाड़ा। तो इसका हो जाएगा सरल वाक्य में, रघुनाथ ने फुर्ती से घोड़े से उतरकर अपना साफा फाड़ा। खा घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। तो इसका सरल वाक्य में हो जाएगा, घोड़े पर इनको होशियारी से रखकर बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। गा मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। इसका सरल वाक्य में हो जाएगा, मुझे संदेह था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। घा रानी ने कहा कि यदि मैं मारी जाऊं तो दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। इसका सरल वाक्य में हो जाएगा, रानी ने कहा कि मेरे मरने के बाद दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में क्रम से इत, आई, मान और ई प्रत्यय लगे हैं। सुरक्षित, पेशवाई, भासमान, कमजोरी। इन प्रत्ययों से युक्त अन्य शब्द इस पाठ से चुनिए। तो शब्द हो जाएंगे, वो हो गए नंबर 1, देखें चिंतित, सुरक्षित जैसे है ऐसे हो गया चिंतित। चतुराई, जैसे पेशवाई है ऐसे चतुराई। प्रकाश, जैसे यहाँ भासमान है तो ऐसे हो जाएगा प्रकाशमान। जैसे कमजोरी है ऐसे हो जाएगा अवधि। यहाँ ई प्रत्यय है तो बड़ी ई प्रत्यय, तो ऐसे हो जाएगा अवधि। इसे भी जाने। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार होने के कारण सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉटमैन क्यों कहा जाता है, या सर वाल्टर स्कॉटमैन किसे कहा जाता है, या वर्मा जी को, वृंदावन लाल वर्मा जी को क्यों कहा जाता है। तो आपको ये लिखना होगा, उत्तर देना होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद मेरी वीडियो जैसे अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।